पाल आर्या जी सहित उन सभी सम्मानित सदस्यों का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने तर्कों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा और पार्टी लाइन के अनुरूप राज्य स्थापना के पश्चात इन 25 वर्षों की विवेचना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व ही यहाँ के लोग अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अलग पहचान का अनुभव करने लगे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक हालतों के कारण पृथक राज्य की मांग व्यापक रूप से उभरने लगी थी। इसी को देखते हुए वर्ष 1967 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया और उसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल रखा गया। वर्ष 1960 और 70 के दशक में जब देश के अन्य भागों में भी भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ, तब उत्तराखंड के लोगों के मन में भी ये विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए हमारी भी राज्य की जो न्याय संगत अलग राज्य की मांग है, यह अवश्य मानी जाएगी। 1979 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉक्टर डी पंत जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, जिसने पृथक राज्य आंदोलन के एक संगठित राजनीतिक स्वरूप उसको प्रदान किया गया। आदरणीय इंद्रमणि बड़ोनी जी, काशी सिंह एरी जी, फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट जी, बच्ची सिंह रावत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी जैसे जन नायकों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष सिद्ध हुआ। इसी वर्ष पृथक राज्य की मांग ने व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक समाज के प्रत्येक वर्ग ने अभूतपूर्व एकता, संघर्ष की भावना के साथ इस आंदोलन में भाग लिया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारियों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में की गई भेदभावपूर्ण नीति ने पर्वतीय समाज में असंतोष की ज्वाला को उस समय और अधिक भड़का दिया। 8 अगस्त 1994 को अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जब देहरादून, श्रीनगर, पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और राज्य के अनेक स्थानों पर जन आंदोलन शुरू हुआ, तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस मांग के पक्ष में एकजुट हो गया, पूरा राज्य आंदोलित हो गया। और इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारी मातृशक्ति की भूमिका रही और हजारों महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर राज्य की मांग का आंदोलन उसका नेतृत्व किया। लेकिन इस आंदोलन का सबसे भयानक, भावनात्मक और दर्दनाक अध्याय 1 सितंबर का मसूरी का गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 का, 2 सितंबर मसूरी का और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के रूप में सामने आया। 1 सितंबर 2 सितंबर 1994 को खटीमा, मसूरी तथा 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में जब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर अत्याचार किया गया, पूरा प्रदेश शोक और वेदना और आक्रोश से भर उठा। इन घटनाओं ने न केवल राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के हृदय में पृथक राज्य की स्थापना के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। और इन गोलीकांडों की प्रतिक्रिया में देहरादून में, नैनीताल में, कोटद्वार, श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान कई हुतात्माओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1998 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक राज्य हेतु जनभावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। इसी सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दौर में मैं लखनऊ में शिक्षारत था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
कार्यकर्ता होने के नाते छात्र राजनीति से भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उस समय मैं और मेरे जैसे अनेक उत्तराखंडी छात्र पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर निरंतर आवाज उठा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष इस जन भावनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण मुझे उस समय अटल जी, आदरणीय राजनाथ जी, कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उत्तराखंड की जनताओं की आकांक्षाओं को, यहाँ की चुनौतियों को या यहाँ की समस्याओं को रखने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का विधिवत रूप से गठन संभव हुआ। इस प्रकार लंबे संघर्ष, असीम त्याग, अनगिनत बलिदानों के उपरांत उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ, अलग राज्य का गठन हो गया। आज जब उत्तराखंड राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो उन आंदोलनकारियों के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों को भी याद करने का है, जिनके असीम साहस समर्पण के कारण ही हम सबको अलग राज्य मिला, अलग राज्य अस्तित्व में आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, आर्थिक सुधारों का नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2001 में जहां एक और राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक क्रांति लागू की, वहीं नई पर्यटन नीति भी लागू की गई। दोनों नीतियों ने नवगठित राज्य की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को IIT का दर्जा प्रदान किया गया। इसी अवधि के दौरान देहरादून को अंतरिम राजधानी के रूप में विकसित करने, व्यापक आधारभूत संरचनाओं को निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। साथ ही स्थानीय विधायी भवन के निर्माण हेतु गैरसैंण, भराड़ीसैंण तथा देहरादून में विभिन्न शासकीय परिसरों के लिए भूमि चयन की प्रक्रियाएं और योजनाएं भी इसी कालखंड में आरंभ की गई। इस प्रकार राज्य के प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल का प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा और वर्ष 2002 में राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को, उसके विस्तार को नई दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे नवोदित राज्य की विकास यात्रा को एक नई गति प्राप्त हुई। केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न पहलें की गई, जिसमें सिडकुल और IT पार्क की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में उत्तराखंड जैव विविधता नीति लागू की गई। वन ग्रामों के पुनर्वास, इको डेवलपमेंट कमेटियों का स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। उसी दौरान देश की संसद द्वारा राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान को और अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2007 से 12 का कालखंड उत्तराखंड के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और सामाजिक विकास का दौर रहा। इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनके उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में एक नई दिशा तय हुई। आदरणीय भुवन चंद खंडूरी जी का कार्यकाल सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नीति पर केंद्रित रहा। इस दौरान प्रशासन ने जवाबदेही सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक ऐतिहासिक
कदम उठाए गए, अनेक पहलें की गई माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके पश्चात डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया गया। आदरणीय निशंक जी ने अपने कार्यकाल में हमारी गौरवशाली पहाड़ी संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का काम किया। संस्कृति के संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2012 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया था। ये कालखंड राज्य के लिए राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न चुनौतियों का दौर रहा। एक ओर जहां सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत असमंजस की स्थिति बनी रही, वहीं दूसरी ओर राज्य को केदारनाथ जैसी भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसने उत्तराखंड की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। केंद्र सरकार के सहयोग से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए, जिन्होंने 2013 की भीषण आपदा के बाद श्रद्धालुओं के विश्वास को फिर से स्थापित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसके साथ ही 2014 में राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए राज्य आपदा राहत बल SDRF की स्थापना की गई। वहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में सड़क को संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बृहत परियोजनाएं प्रारंभ की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनको सेवा का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता, तकनीकी आधारित प्रशासन की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण नवाचार के कार्य प्रारंभ किए गए। उनके पश्चात आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व को संभालते हुए अल्प अवधि में ही हरिद्वार में कुंभ जैसे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का कोरोना जैसी महामारी के बीच में सफल आयोजन करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के दौर में और विधानसभा चुनाव से मात्र 7 माह पूर्व मुझे भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी का संभालने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सामने इस अल्पावधि में अनेक चुनौतियां थी, जहां एक और जनजीवन को सुरक्षित रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना था, लोगों के रोजगार का संरक्षण वो काम करने थे, वहीं उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण की दिशा में भी निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ना था। उस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमने राज्य में चल रही विभिन्न नीतियों, योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए राज्य को नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी दल को दूसरी बार भारी बहुमत से विजय बनाकर पुनः सरकार में आने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद से निरंतर हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के एक समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास किया है। और अभी इन्वेस्टर समिट के बारे में यहाँ पर माननीय मंत्री जी कह रहे थे, सौरभ जी, तो जब हम इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे थे, हमने उससे पहले यहाँ के जो स्थानीय हमारे उद्योग संस्थान हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने संवाद स्थापित किया। उनके साथ हमने उनके सुझाव लिए और जो पहले से चलने वाले उद्योग हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, उनके सुझाव के आधार पर हमने 30 से भी अधिक नीतियों को हम प्रचलन में लाए और अनेक नीतियां जिनमें कुछ शिथिलीकरण की आवश्यकता थी, हमने उनमें शिथिलीकरण भी किया।
इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अनेक क्षेत्रों में आज देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में उस तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमने किसानों की आय वृद्धि दर में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार भी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। यही नहीं, हमने राज्य में जीईपी अर्थात ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार करके इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय प्रबंधन सूचकांक की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को देश में सबसे तेज गति से विकसित करने वाले हिमालय राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य गठन के समय हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,78,240 करोड़ रुपए होने जा रहा है। इसी प्रकार राज्य गठन के समय हमारी राज्य में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 15,285 रुपये थी, जो बढ़कर 2,74,064 रुपये के करीब है। आज विकास में तेजी आने से राज्य के बजट में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, हमारा राज्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसका प्रमाण है कि बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में हम सफल रहे हैं। यही नहीं, आईसीआरटी इंडिया द्वारा स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल विकास की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही हमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय और उत्तर पूर्व की राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए राज्य को 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया है। आज हमारे सख्त फैसलों और नियमों के अनुसार निर्णय लेने के कारण आबकारी खनन जैसे विभागों में पहले से कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को इन आंकड़ों से कुछ परेशानी हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने बीच बीच में गैरसैंण का भी मुद्दा भी उठाया है, परंतु शायद उनको ये स्मरण करना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान गैरसैंण के विकास को लेकर कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया, मैंने स्वयं गैरसैंण के पास का एक गांव सारकोट, उसको गोद लिया है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा, इधर से भी कहूँगा आप सबसे भी, कि आप लोग जब भी जाते हैं वहाँ
तो अवश्य उस गांव को देखने जरूर जाएं, जहां आज सारकोट गांव को आदर्श बनाने के लिए किस प्रकार से व्यापक स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां के विकास को सुनियोजित तरीके से सरकार और प्रशासन और वहाँ की ग्रामीण जनता मिलकर एक समन्वय करते हुए एक आदर्श मॉडल बनाने का काम उस गांव के लिए कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य की समृद्ध और आत्मनिर्भरता हेतु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां हम और शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का हमने प्रयास किया है, वहीं 30 से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतियों द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विशिष्ट रोड मैप तैयार कर राज्य की कई नई योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करने का भी काम किया है। औद्योगिक विकास की मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर समझौते किए गए थे। और सच में एक धारणा थी कि ये समिट होती हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं और आयोजन केवल आयोजन भर होकर रह जाते हैं, उसका परिणाम धरातल पर नहीं उतरता है, नहीं कि उसकी ग्राउंडिंग नहीं होती है। हमने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है और जो 3,56,000 करोड़ के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें से जुलाई माह तक 1,01,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस का आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं इंडस्ट्री पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी जैसी नीतियों को लाकर राज्य में उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना के लिए सिटकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं।